वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति के ऊपर 498A का केस कर देती है, डीवी का केस कर देती है, तो इस सिचुएशन में पति क्यूआसिंग के लिए अगर जाना चाहता है, उसने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं। इस सिचुएशन में वो अगर क्यूआसिंग के लिए जाना चाहता है, हाई कोर्ट जाना चाहता है, तो कब जाए, कौन सा उपयुक्त समय होता है। मुझे पता है क्योंकि मैं एक हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ, तो मुझे पूरा प्रोसीजर पता है। तो यहाँ पे उसी प्रोसीजर को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रहा हूँ। आप अपने नंबर कभी भी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, नहीं तो कोई भी उसके ऊपर फ्रॉड कॉल वगैरह कर सकता है। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जो मेरे नंबर दिए गए हैं उसी के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लो पति के ऊपर 498 ए 406 की एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो सबसे पहले तो पति को क्या करना है, उस एफआईआर की कॉपी लेकर उस एफआईआर को बारीकी से पति को पढ़ना है। अगर खुद के समझ में नहीं आती है तो अपने वकील से उसको पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। उसको क्या है कि बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे गए हैं। उन पॉइंटों को अंडरलाइन कर दीजिए। जो भी आपको यहाँ पे फॉल्ट पॉइंट आपको दिखता है, फॉल्ट पॉइंट आपके पकड़ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल झूठा पॉइंट है, ये झूठा पॉइंट है, वो पॉइंट आपके पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा आपने उसके साथ में किया ही नहीं है। तो वो पॉइंट आपके पकड़ में आ जाएगा, तो उस पॉइंट को आपको है ना हाईलाइट कर लेना है। ऐसे ही कई पॉइंट आपको उस एफआईआर के अंदर मिलेंगे। जैसे आपके रिश्तेदारों के नाम होंगे, उसमें माता पिता के नाम होंगे, तो ऐसे उनके भी नाम है तो उनको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, उनको भी हाईलाइट कर लीजिए। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा आपको ये करना है कि उन पॉइंटों के आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं। एविडेंस मतलब प्रूफ आपको कलेक्ट करने हैं कि ये घटना हुई नहीं है, ये पूरे के पूरे फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं। तो उस आशय को आपको क्या करने हैं, एविडेंस अपने पास में रखने हैं। अब जैसे ही आपके पास में एविडेंस हो जाते हैं, गवाह हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि क्यूआसिंग का प्रोसेस आपको अपनाना है। अब क्यूआसिंग आपको कब जाना है, कब नहीं जाना है, ये भी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एफआईआर में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कितने संगीन आरोप लगाए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं। अगर गंभीर सेक्शन आपके ऊपर लगे हैं तो यहाँ पे आपको डील नहीं करनी है, बिल्कुल आपको एविडेंस लेकर क्यूआसिंग के लिए चला जाना है। क्यूआसिंग के लिए चले जाना है आपको, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर एविडेंस नहीं है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं तो बिल्कुल आपको एविडेंस तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे। उसी बेस के ऊपर आप उसको क्यूआसिंग करवा सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितने गंभीर आरोप हैं। अगर गंभीर आरोप नहीं है तो यहाँ पे आप चार्जशीट बनने का इंतजार करने देना चाहिए आपको। चार्जशीट जब बनती है तो चार्जशीट के बेस के आधार पे भी आप क्यूआसिंग के लिए जा सकते हैं। अगर नॉर्मल आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, नॉर्मल सेक्शन लगे हैं, अगर आपके ऊपर हार्ड सेक्शन लगे हैं, गंभीर आरोप गंभीर सेक्शन लगे हैं, तो आपको है ना एफआईआर के बेस के ऊपर ही एविडेंस लेके और आपको क्यूआसिंग के लिए चले जाना है। हाई कोर्ट में क्या होता है कि 95% केस की जो क्यूआसिंग होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। क्यूआसिंग उनमें हो ही नहीं पाती है। केवल क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर के अगर नाम वाम है तो वो हटा दिए जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और ज़्यादा उसकी क्यूआसिंग नहीं हो पाती है। वो क्यों नहीं हो पाती है, 90% मामलों में ऐसा क्यों होता है, क्यों रिजेक्ट हो जाती है क्यूआसिंग? उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि उनके पास में एविडेंस नहीं है। एविडेंस के बेस पे वो जाते ही नहीं क्यूआसिंग के लिए। अगर वो एविडेंस के बेस के ऊपर जाएं तो 101% उनकी वो एफआईआर या फिर चार्जशीट के बेस पे जा रहे हैं तो वो भी क्यूआसिंग कर दी जाएगी। ये बात यहाँ पे बता रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैं एक हाई कोर्ट का वकील हूँ, तो मुझे पता है इस प्रोसीजर का कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
तो यहाँ पे कान खोल के आपको बिल्कुल सुन लेना है इस बात को कि आपको एविडेंस बिल्कुल यहाँ पे लेके जाने हैं, तभी आपकी क्यूएसिंग वहाँ पे हो पाएगी। केवल 5% मामलों में जो एविडेंस लेके जाते हैं उनकी क्यूएसिंग वहाँ पे हो पाती है, उनकी एफआईआर वगैरह ही रिजेक्ट हो पाती है। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कब आपको क्यूएसिंग के लिए जाना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि जब आपके नाम से एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस एफआईआर के एविडेंस लेके आपको एफआईआर होते ही आपको क्यूएसिंग के लिए जाना चाहिए। नहीं तो अगर चार्जशीट पेश होती है तो चार्जशीट में तो कई नई पॉइंट और आ जाते हैं, तो वहाँ पे तो आपको है ना कि थोड़े फंसने का आपका प्रोग्राम बन जाता है, आप उसमें फंस भी सकते हैं क्योंकि नई नई बातें पुलिस वहाँ पे लेके आती है चार्जशीट में। तो यहाँ पे है ना कि आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप एफआईआर में ही एविडेंस लेके जा रहे हैं तो एफआईआर यहाँ पे क्लॉस हो सकती है। तो इसलिए आपको शुरू में ये स्टेप अपनानी चाहिए, जब आपके नाम से एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस एफआईआर के बेस के ऊपर ही आपको क्लॉसिंग के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई नहीं बताता आपको ये बात, एक वकील ही बता सकता है। मैं एक हाई कोर्ट का वकील हूँ तो मुझे इस प्रोसीजर का पता है। तो पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरे से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।